हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राशि और ये आपका चैनल साइंस सर्वे। तो साइंस सर्वे के साइटोलॉजी में हमने कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का स्टार्टिंग करा था। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था पिछले वीडियो में, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था जो कि होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और वेसिकल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए। तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं, क्योंकि ये इनका कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, और ये न्यूक्लियस के एनवेलप से ही, न्यूक्लियर एनवेलप से ही निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, और वहाँ से ही इनका एक दूसरे से कॉपरेशन होता है। मतलब कि एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर रिलेटेड होता है, ठीक है। और मेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनको हम जॉइंटली इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं इसको हम, और आज हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। यहाँ से आप एक कवर पेज से देख सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिकली दो पार्ट हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो इसका थोड़ा हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं पहले, कि ये देखो आप सेल का पार्ट आपको दिख रहा है, और ये सेल के पार्ट, सेल में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से स्टार्ट करो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये, और न्यूक्लियस से आपको यहाँ से ये न्यूक्लियर एनवेलप से ही इसका कंस्ट्रक्शन या बनना शुरू हो जाता है। ये आपको फिर सबसे पहले आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, देन आपका ये जो पोर्शन है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तो आपका गोल्जी apparatus हो जाएगा। तो ये पोर्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रफ है। मैं अभी बताती हूँ आपको कि रफ और स्मूथ इनका नाम क्यों है। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज ऑब्जर्व बाई लाइट माइक्रोस्कोपी बाई गार्नियर इन 1897। सबसे पहले इसको 1897 में गार्नियर ने ढूंढा, बट लाइट माइक्रोस्कोप से देखा था तो इसका स्ट्रक्चर बहुत उनको क्लियर नहीं हो पाया, और उन्होंने बताया कि कोई एक स्ट्रक्चर था, लेसी मेम्ब्रेन की तरह से कोई एक स्ट्रक्चर था। बाद में 1945 में कीथ पॉटर, अल्बर्ट क्लॉड और अर्नेस्ट फुलमैन, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, इसकी डिस्कवरी या इसको आप तभी देख सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ये आपको ऑब्जर्व हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी के बाद इन्होंने बेसिकली इसका जो है पॉटर को इसका श्रेय जाता है। तो 1945 में पॉटर ने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा। जब इन्होंने अर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया था, जब लाइट माइक्रोस्कोपी में इन्होंने ढूंढा था गार्नियर ने, तो उसको अर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया था, और वो नाम फिर बाद में इन्होंने जो है पॉटर ने इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया, क्योंकि एंडोप्लाज्म में एक जाल जैसी संरचना इसको उन्होंने दिया कि ये थोड़ी सी जाल नुमा संरचना है। रेटिकुलम मतलब क्या होता है कि जाल जैसी संरचना को रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ क्रूशियल सेलुलर ऑर्गेनेल विद एन एक्सटेंसिव नेटवर्क of membranes that plays a central role in the synthesis, folding, modification and transport of proteins and lipids within the यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में तो इनकी कोई संभावना नहीं है, ये प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। और वहाँ पर इनका मेन फंक्शन क्या माना जाता है? प्रोटीन का निर्माण, उसका मॉडिफिकेशन और उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। तो प्रोटीन से जुड़े हुए काम, और साथ ही साथ लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करना, और उसको भी आगे करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी इनका काम है, ठीक है। तो ये इनके बेसिकली काम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, रफ हैं और स्मूथ हैं। ये रफ और स्मूथ इनको नाम क्यों मिला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये आप इस तरह से डॉट्स देख रहे हैं, ये बिंदी नुमा संरचना जो कि बाहरी दीवार पे आपको दिख रही है, ये सिर्फ एक्टोप्लाज्म में जो दिख रही है, इसको कहते हैं, ये है राइबोसोम्स,
ठीक है। तो ये राइबोसोम्स इस पे कुछ अटैच भी होते हैं, कुछ वो साइटोप्लाज्म में भी रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम के फॉर्म में भी रहते हैं। तो द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स साइटोप्लाज्मिक सरफेस गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस तरह से वो एक खुरदुरी संरचना, एक रफ अपीयरेंस देता है माइक्रोस्कोप में। ओके, it is primarily involved in the synthesis of proteins that are either secreted from the cell, incorporated into the cell membrane or sent to an organelle called the lysosome। यहाँ से उसका mRNA की मदद से यहाँ पे राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन यहाँ से सिंथेसिस होकर के फिर उसकी जो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है थोड़ा सा उसमें, और उसका फॉर्मेशन अच्छा होता है और धीरे धीरे उसके फॉर्म बदलते जाते हैं और वो फिर आगे चल के वेसाइकल्स में इसी की संरचना जो है वो एक वेसाइकल्स का रूप लेगी। इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो वेसाइकल्स में बदल जाते हैं, तो उसमें जाकर के वो जाता है। फिर उसके बाद गोल्जी एपिक्टस और उसके बाद लाइसोसोम्स में जाकर और जिस भी ऑर्गन को प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरह से इनकी साइकिल यहाँ से शुरू होती है और वो आगे बढ़ती जाती है। तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस की वजह से इसका अपीयरेंस रफ है और राइबोसोम के अपीयरेंस की वजह से ये प्रोटीन के सिंथेसिस का ही बेसिकली काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देन आपका आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप इसको देखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये बिल्कुल स्मूथ सा दिख रहा है, इसमें कोई भी आपको राइबोसोम्स जैसी संरचना यहाँ नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसका काम प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं है, हाँ, बट इसका काम है लिपिड्स का निर्माण करना, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना और डिटॉक्सिफाई करना इसका काम है। ठीक है, तो ये इसका द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स ribosomes on its surface and appears smooth under a microscope. It is involved in the synthesis of lipids including phospholipids and steroids। ठीक है, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स, तो उनका ये निर्माण इनके में होता है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस यहाँ पे होता है और ड्रग्स, ब्रेकिंग डाउन ड्रग्स एंड अल्कोहल इन लीवर सेल्स। तो ये सारे काम इसमें होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इनका एक बेसिक रोल और क्या है कि स्टोरिंग कैल्शियम आयंस विच आर क्रूशियल फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनका जो ये जो मसल्स में पाए जाते हैं तो वहाँ पर इनका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पर ये कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन इनका एक बहुत खास काम है, एक बहुत बेसिक काम है। एडिपोज टिश्यू में इनका स्टोरेज होता है। तो इस तरह से दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इम्पॉर्टेंट रोल है और दोनों स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं ड्यू टू राइबोसोम्स के प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस की बेसिक पे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।